हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आइए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 12 रसायन विज्ञान विलयन पाठ यानी पहला चैप्टर में कुछ चीज़ें एक पीछे वीडियो बन चुका है, उसमें पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे इस वीडियो को अगर देखें तो उसे देखने से पहले मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 1 आप ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखो फिर कैसे क्या शुरू होता है। वैसे पहले पार्ट में जो पहला वीडियो था उसमें हमने जो है नॉर्मलता तक का टॉपिक कंप्लीट कराया था। नॉर्मलता क्या होती है, ठीक है, नॉर्मलता क्या होती है, तो चलो यही पढ़ा देते हैं आज, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि नॉर्मलता आखिर में है क्या। ठीक है, नॉर्मलता क्या है सुनो जरा। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। समझने वाली बात ये है कि विलयन का जो आयतन है वो कितना लेना है, 1 लीटर लेना है। ठीक है, परिभाषा है। और जिस प्रकार मोलरता में विलेय के मोल उपस्थित होते थे, ठीक उसी प्रकार विलेय के क्या उपलब्ध हो रहे हैं, ग्राम तुल्यांक। बात क्लियर है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक और मोल दोनों में अंतर होता है। मोल मतलब मात्रा बटे अणुभार होता है। ठीक है, और ऐसे कह लो कि सभी जो यौगिक होते हैं उनके मोल यानी अणुभार कह लो एक निश्चित वे में निकलते हैं, लेकिन तुल्यांकी भार मेरे ख्याल से हर यौगिक में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा क्लियर की जाएंगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो जो बेसिक केमिस्ट्री का बनेगा वो अलग से वीडियो आपको हम बताएंगे कैसे क्या होता है। तो फाइनली देखें तो नॉर्मलता क्या होगी। नॉर्मलता मतलब है विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन काहे में होगा भैया, लीटर में होगा। आयतन काहे में रहता है, लीटर में रहता है। ठीक है, अच्छा ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, तो इधर थोड़ा समझेंगे कि ग्राम तुल्यांक जो होते हैं वो मात्रा बटे तुल्यांकी भार होता है। क्या होता है, मात्रा बटे तुल्यांकी भार होता है। हाँ, अब ये जरूरी नहीं कि मतलब विलेय के ही ग्राम तुल्यांक हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ग्राम तुल्यांक बराबर मात्रा बटे तुल्यांकी भार लिखा है। इसका मतलब ये है कि जैसे विलायक है, विलयन है या फिर विलेय है, कुछ भी यहाँ पर आप लगा सकते हो, सबके लिए ये चीज़ बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ उठा के हम यहाँ रखते हैं। देखो तो फार्मूला क्या बनने वाला है, यानी विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे इतना होगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। विलयन का आयतन काहे में होगा भाई मेरे, तो लीटर में होगा। ठीक है, अगर मात्रा को हम स्मॉल w लेट करें और तुल्यांकी भार को e से माने तो आयतन क्या होगा, v होगा। ठीक है, मात्रा w है और तुल्यांकी भार कैपिटल E है और आयतन v है, और इस नॉर्मलता को हम व्यक्त कर रहे हैं n से, तो फाइनली n बराबर क्या मिलेगा हमें, w बटे E गुणे v। काहे में रहेगा भैया मेरे, लीटर में रहेगा। कह दो गुरुजी लीटर वाला नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, कोई बात नहीं, ml वाला पढ़ लो। E गुणे v, ml में अगर पढ़ लें तो ऊपर 1000 से गुणा कर देना होता है। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। लिया ना स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे चलते हैं।
नॉर्मलता हो गई, ठीक है। अब हमारी आती है मोललता। क्या आती है? मोललता, मोललता, मोलेलिटी अंग्रेजी में कहते हैं इसको, ठीक है, मोललता। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? पहले फार्मूला लिखते हैं फिर आपको बताते हैं कि मतलब क्या है, सुनो। यानी मोललता जो है ये ग्राम के यानी किलोग्राम के अकॉर्डिंग चलने वाली एक यूनिट है, ठीक है। यानी विलायक आएगा यहाँ पर, क्या आएगा भैया? विलायक। तो विलायक की मात्रा काहे में होगी? केजी में होगी। अब काहे में होगी? केजी में होगी। और विलेय के क्या होंगे? मोल होंगे, विलेय के मोल। फाइनली क्या मिला आपको? मिला ये कि 1000 ग्राम, केजी को तो 1000 ग्राम कहेंगे ना, या 1 किलोग्राम कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोग्राम, देखो भाषा, 1 किलोग्राम विलायक में स्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। इसे एम डैश, छोटा एम या डैश, ठीक है, स्मॉल एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वही तो बात हुई भाई। कहा जा रहा कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या अगर उपस्थित है तो इसे ही तो आप मोललता कहते हो, और इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। बताओ बात क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। मोल क्या होते हैं? मात्रा बटे अणुभार होता है। तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और क्या रहेगा? विलायक की किलोग्राम में मात्रा, ठीक। इधर क्या होगा? ये मोललता होगा। मोललता को व्यक्त किया है एम डैश से, ठीक है। विलेय की मात्रा कल ही बताई थी, W होती है। विलेय का अणुभार एम डैश होता है, नहीं M होता है, ठीक है। क्या होता है? M होता है। विलायक की किलोग्राम में मात्रा को कैपिटल W से मेजर करते हैं, यानी स्मॉल w बटे M। अच्छा, यहाँ पर डैश ना करो, यहाँ डैश हटाओ, डैश यही रखो अणुभार वाला। और ना मोललता में पढ़ा चुके हैं कि M जो है M मोललता है और M डैश अणुभार है, ठीक है। आप कंफ्यूज होंगे। इधर डैश कर लेते हैं, कैपिटल W रहेगा, क्या M रहेगा तो केजी में रहेगा, ठीक। फिर वही बात है, केजी ना करना हो तो भैया, ना करना हो ग्राम करना हो तो ठीक है भैया, ग्राम कर लीजिए। हाँ हाँ, तो ये फार्मूला ग्राम वाला, जैसे ग्राम वाला अगर करना चाहें तो ग्राम कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक यहीं से देखेंगे, मोल पर केजी होगा। मात्रक होगा मोल पर केजी, ठीक है, होता है। बात क्लियर हो गई ना? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, ले लिया मैं स्क्रीनशॉट। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे मोलरता पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तीनों चीज़ों को जो है थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा रखा कि मोलरता क्या है। तो मोलरता का मतलब है विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो है वो मोलरता कहलाती है। M से व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं? M से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र लिखवाया था स्मॉल w बटे M डैश इंटू V। काहे में था? तो लीटर में था, ठीक है। बात क्लियर है? मात्रक क्या होगा इसका? तो मोल प्रति लीटर होगा। क्या मात्रक होगा भाई? मोल प्रति लीटर, ठीक। नॉर्मलता की बात करें तो इसे कैपिटल N से जो है प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला अभी जस्ट लिखवाया है, स्मॉल w बटे E गुणे V लीटर में रहेगा। यहाँ पर W विलेय की मात्रा, E तुल्यांकी भार होगा और V आयतन होगा विलयन का। W फिर वही ग्राम की मात्रा, सॉरी विलेय की ग्राम में मात्रा है, और M डैश
अणुभार है विलेय का और V है विलयन का आयतन। इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगा इसका मात्रक। इसी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर को आप एक नॉर्मल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। और इस मोल प्रति लीटर को क्या कहते हैं, मोलर। क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। मोललता की बात अभी बताई गई आपको कि स्मॉल m डैश से जो है प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र क्या बताया गया था, W/m डैश इंटू कैपिटल W। अगर ग्राम में रखते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा कर लेते हैं। इसका मात्रक आपको बताया जा चुका है मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी। अगर इसी को मोल प्रति केजी आप ना कहें तो मोलल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मोलल। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं। इसमें अगर आपको कुछ समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकायदा हैंड राइटिंग नोट्स अपने बनाते चलिएगा भैया। कोई बात ना समझ में आए तो फिर से बता रहे हैं आपको, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर जो है आप भेज सकते हैं चीज़ों को, मैं क्लियर करके आपको रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं हो पाता तो कमेंट कर दीजिए, उसमें भी जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब अगली हेडिंग देखते हैं। मोल प्रभाज रहेगा, मोल प्रभाज। इसे ही आप मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज को आप मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश। देखिए यह एक ऐसा सांद्रता का पद है जिसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। यूनिट का मतलब मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, तो इस बात से पता चलता है अंश, और अंश की अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए 6, 7, 8 में जो मैथ पढ़ी थी उसमें परिमेय संख्याएँ आती है P/Q, P/Q। जैसे मान लो ये एक छोटा सा गोला बना है, इसमें 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। और इस 4 भाग में अगर हम देखें, एक भाग मान लीजिए हमारा साइडेड है, अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालें तो क्या हो सकता है, 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। इसी प्रकार से विलयन के हमने बता रखे हैं कि 2 कंपोनेंट होते हैं। विलयन के 2 कंपोनेंट हैं, सैल्यूट और सॉल्वेंट। सैल्यूट और सॉल्वेंट। तो टोटल जो विलयन मान लीजिए है वो 1 यूनिट बनता है। कितना है, 1 यूनिट विलयन है। या मान लो 2 यूनिट बन रहा हो या 5 यूनिट बन रहा हो, उस 1 या 2 या 5 यूनिट में कितना हमारा सैल्यूट रहेगा और कितना सॉल्वेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताएं आपको, 1 यूनिट हमने ले लिया, तो 1 यूनिट का मतलब है कि जैसे दशमलव में चीज़ें बने, 0.2 सॉल्वेंट हो जाए और 0.8 क्या हो जाए, नहीं 0.2 सॉल्यूट हो जाए और 0.8 क्या हो जाए, सॉल्वेंट हो जाए। तो इनको फिर ऐड करेंगे आप, फिर 1 बनेगा, है नहीं। इस हिसाब से ध्यान रखना थोड़ा, बाकी बताते चलेंगे, देखिएगा आप। डेफिनेशन क्या निकलने वाली है ज़रा समझो ध्यान से, कि किसी विलयन के घटकों, या घटक भी लिख सकते हो, यानी घटक मतलब कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब विलय और विलायक। ठीक है, तो किसी विलयन में घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोल मतलब कुल मोल भैया होगा, देखो कंपोनेंट 2 हैं तो 2 ही चीज़ें तो होंगी, यानी विलय के मोल और विलायक के मोल, यही तो बनेगा ना। कुल मोल का अनुपात घटक का मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहलाता है। मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ आई होगी ना। चीज़ें यहाँ थोड़ा समझना है कि वो विलयन है और विलयन में 2 घटक हैं, यानी विलय और विलायक। तो अगर हम घटक विलय का निकालेंगे तो विलय बटे विलयन के मोल, विलय का मोल प्रभाज होगा, और घटक विलायक का निकालेंगे तो विलायक बटे विलयन के मोल, यानी वो विलायक का मोल प्रभाज होगा। ठीक है, देखो करते हैं, इधर लिख लेंगे विलय के लिए
विलेय के लिए और विलायक के लिए, विलेय के लिए और विलायक के लिए, यही तो बात बनेगी। अब मान लें कि विलेय को हम कैपिटल ए और विलायक को कैपिटल बी अगर मान लें तो एक्स ए क्या होगा, एक्स ए मतलब एक्स ए का मतलब है, एक्स मतलब मूल प्रभाज होता है और ए मतलब विलेय का मूल प्रभाज, यही तो होगा। एक्स बी मतलब विलायक का मूल प्रभाज, यही तो बनेगा, इधर लिख लो एक्स बी। जब विलेय की बात कर रहे हैं तो विलेय विलायक की अपेक्षा छोटा होता है, यही तो है, विलेय विलायक की अपेक्षा छोटा होता है, यानी विलेय को अगर हम स्मॉल एन दें नाम और विलायक को कैपिटल एन दें तो फिर क्या होगा, लिख लो पहले, विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, ठीक है। इधर क्या होगा भाई, इधर होगा विलायक के मोल बटे विलयन के मोल। विलेय मतलब स्मॉल एन अगर है और विलायक अगर कैपिटल एन है, ठीक है, तो विलयन क्या होगा, विलयन का मतलब होगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही तो बनेगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। फाइनली फार्मूला जो निकल के आएगा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही तो होगा ना, ठीक है। और इधर एक्स बी क्या होगा, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये बनेगा एक फार्मूला। अब अगर हमें क्वेश्चन करते समय यानी आंकिक यानी न्यूमेरिकल को करते समय मतलब ये चेक करना है कि हमने मूल प्रभाज का क्वेश्चन गलत किया है या फिर सही किया है, तो इसके लिए क्या होता है कि आप एक्स ए और एक्स बी को ऐड कर दीजिए तो अप्रॉक्स वैल्यू 1 आनी चाहिए, कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ये फार्मूला अप्लाई करें तो क्वेश्चन हमारा होगा, ये अप्लाई करें तब भी होगा, एक अप्लाई करके दूसरे की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लो तब भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर ये दोनों नहीं यूज करने हैं तो फिर इनकी थोड़ा और टर्म एंड कंडीशन पर चलते हैं, यानी विलेय मतलब होता है सॉरी मोल मतलब होता है मात्रा बटे अणुभार, उससे निकाल सकते हो। अगर देखें तो फिर यहाँ देखो मेरा, पहले आप इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना स्क्रीन शॉट, यदि n को आपने माना है विलेय, क्या माना है विलेय, तो इधर जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी सब विलेय के लिए ही तो होंगी। मात्रा बटे अणुभार वैसे होता है, मात्रा बटे अणुभार, तो ये मात्रा भी किसकी होगी, विलेय की होगी, और अणुभार किसका होगा, विलेय का ही तो होगा, यानी स्मॉल w स्मॉल एम डैश, यही तो होगा। कैपिटल एम की बात करें तो विलायक को रिप्रेजेंट करता है, अब विलायक है तो फिर मात्रा बटे अणुभार, यानी कि कैपिटल W बटे कैपिटल एम डैश हो जाएगा। इन वैल्यू को उठा के अगर इस इक्वेशन में रखा जाए तो फिर नया फार्मूला हमारा क्या बनेगा, देखो, यानी एक्स ए जो भी है, एक्स ए का मतलब स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी स्मॉल W बटे स्मॉल एम डैश बटे स्मॉल W बटे स्मॉल एम डैश प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल एम डैश, यही तो फार्मूला बनने वाला है ना। दूसरी बात अगर देखें तो एक्स बी बराबर क्या होगा, कैपिटल W बटे कैपिटल एम डैश बटे स्मॉल W बटे स्मॉल एम डैश प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल एम डैश। ये जो फार्मूले आपके निकल के आए हैं इनमें आप आंख बंद करके कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन का डाटा उठा के रख दीजिए और सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब हल तो करना ही पड़ेगा भैया, बिना हल करने कुछ मिलने वाला नहीं होगा, ठीक। पेन कापी तो चलाना ही होगा तभी कुछ हो पाएगा। इस चीज़ों को नोट करिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया, ठीक। चलिए, अब हमने कल बात करी कि वीडियो नंबर 1 में ये बात करी थी कि भैया मतलब मोलरता और विलयन की शक्ति और नॉर्मलता और मोललता मोल प्रभाज इनमें कुछ आपस में रिलेशन होते हैं। आजकल के टाइम में जो NCERT पैटर्न लागू हुआ है उसमें बोर्ड कुछ क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछ लेता है। क्या पूछता है, सुनो, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन दे रखा हो और रिलेशन अगर दे रखा है तो उस रिलेशन पर क्वेश्चन भी अगर बन जाए और आपको रिलेशन ना पता हो
क्वेश्चन हम गारंटी लेते हैं, आप धरती आसमान एक कर दो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। देखो जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और बताइएगा है नहीं, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जैसे हमने कहा 0.1 नॉर्मल NaOH विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, या मोलरता क्या होगी, ये भी तो है भाई, हमसे पूछ रहा मोलरता और दिया क्या है नॉर्मलता। अगर हमें ये नॉर्मलता से मोलरता पर और मोलरता से नॉर्मलता पर पहुंचने वाली सीढ़ी नहीं पता होगी, बाईपास नहीं पता होगा, तो क्या हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम बताते हैं, देखो कैसे नहीं कर सकते हैं भाई। मोलरता का फार्मूला क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो स्मॉल n बटे v भी तो पढ़ा है, ठीक पढ़ा है। अब यहाँ से आप इन चीज़ों में देखिए कुछ आपका रिलेशन बन रहा है भैया, तो नॉर्मलता यहाँ दे रखी है, नहीं दे रखी है ना, तो यही चीज़ें दिक्कत करती हैं। यानी जो संबंध दिए गए हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए और उन पर हमें काम भी करना चाहिए, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे, ठीक। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत संबंध की तरफ देखो और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो पहला संबंध है यानी रिलेशन फर्स्ट जो है हमारा, वो है विलेन की शक्ति और मोलरता में, विलेन की शक्ति और मोलरता में संबंध है। क्या संबंध होता है ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हमने कल विलेन की शक्ति, कल का मतलब भैया बार बार निकल रहा है, ठीक है। थोड़ा वीडियो नंबर 1 या लेक्चर नंबर 1 में मैंने बात आपसे करी थी कि विलेन की शक्ति को S से प्रदर्शित करते हैं, यही तो कहा था, S से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात ये बताई थी, परिभाषा क्या बताई थी सुनो, कि विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम या विलेय के ग्राम, ये भी कह सकते हो, विलेय की ग्राम में मात्रा, ये भी कह सकते हो। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा जो है विलेन की शक्ति को दर्शाती है और इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि S बराबर W बटे V। बात क्लियर है ना, इक्वेशन 1 कर दो इसे। दूसरी बात मोलरता क्या पढ़ी है भाई, कि विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो है मोलरता कहलाती है और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या लिखा था, स्मॉल w बटे m डैश गुणे v, काहे में था, लीटर में था। यहाँ ये काहे में था, ये भी लीटर में था, ठीक है ना। इसको आप पाता नंबर 2 कह दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब दूसरे वाले में आप ये देखेंगे कि 1 हमें नज़र आ रहा है, यही तो है, यानी ये रहा 1 नंबर समीकरण। दूसरे वाले में ही इन्वॉल्व है। फाइनली हम ये कह लें कि m बराबर क्या हो जाएगा, S बटे m डैश होगा, या फिर S बराबर क्या होगा, m डैश इंटू कैपिटल M, जहाँ पर ये वाला m जो है मोलरता को व्यक्त करता है और ये वाला जो है विलेय के अणुभार को प्रदर्शित करता है, विलेय के अणुभार को प्रदर्शित करता है। अधिकांश हमारे प्यारे बच्चों की ये डिमांड शायद रह रही होगी कि अणुभार कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्लास होने तो आज एक बेसिक क्लास हम देंगे, उसमें सब कुछ सारी समस्याओं का समाधान एक बेसिक क्लास में होगी और वो एक क्लास जो है अप्रॉक्स 1 घंटे की ही होगी, ठीक है। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, उसमें बहुत जल्द होने वाली है, आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको फटाक से नोट करें तो फिर आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं ये आपने कर लिया होगा, इरेज करे देना भैया, अपना सब वही देसी इंतजाम है ना। अब है रिलेशन नंबर 2, जो हमारा दूसरा संबंध है वो क्या कहता है, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध को दिखाता है। मोलरता और नॉर्मलता, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध है, ठीक है भाई मेरे। रिलेशन बिटवीन मोलरता या मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी,
क्या पढ़ा है मोलरता में, m बराबर पढ़ा है W/m डैश गुणे V, यही तो पढ़ा है भैया, इक्वेशन फर्स्ट कर दो। और नॉर्मलता क्या पढ़ी है, n बराबर W/e गुणे V, यही तो पढ़ा। ये समीकरण 2 बना लो, 1 को 2 से भाग कर दो, समीकरण 1 जो है वो डिवाइडेड बाई 2 हो रही है। जब इसे आप भाग करोगे तो m/n आएगा। m/n का मतलब ये है कि W, थोड़ा समझेंगे, W/m डैश गुणे V और फाइनली बटे का साइन होगा W/e गुणे V होगा, ठीक है, e गुणे V होगा। अब देखो ये अपॉन के अपॉन में थोड़ी चीज़ें बदलेंगी यहाँ पर, फिर देखिए क्या होने वाला है, यानी m/n बराबर हो जाएगा W/m डैश गुणे V और e गुणे V/W। ये W विलय की मात्रा होती है, दोनों जगह सेम रहेगी, कैंसिल हो गई। V जो है विलयन का आयतन होता है, दोनों जगह सेम होता है, कैंसिल कर दो। सिंबॉलिक फॉर्म में सेम होता है, आप जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूम दे रखे होते हैं भैया, ठीक है, वहाँ ना कैंसिल कर देना। फाइनली क्या बना, m/n बराबर e/m डैश बचा हमारे पास, यही तो है ना। अभी ये रिलेशन को व्यक्त नहीं करता है, अभी और आगे बढ़ते हैं। देखो हमने आपको कल की वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 1 में ये पढ़ाया था कि ई को हम कहते हैं तुल्यांकी भार। क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं, और ये अणु भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अणु भार पर। अणु भार बटे क्या बताया था फार्मूला, आवेश बताया था। आवेश, आवेश कहो या फिर अम्लीयता या क्षारीयता कहो, यही बात है ना। अगर ये सारी बातें आपको ना समझ में आए तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा होगा, दैट इज कह सकते हो कि वैद्युत अपघट्य दे रखा होगा, वो जब अपने मूल आयनों में टूटेगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, जैसे NaCl है, अगर इसे आप डिजॉल्व करते हैं, है नहीं, तो ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, है नहीं, टूटा नहीं टूटा। तो इस पूरे को तो हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। और इस पर जो चार्ज दे रखा है, चार्ज मतलब जो आवेश दे रखा है, धनावेशित है और ऋणावेशित है नहीं। धनावेशित की संख्या को हम यहाँ रखें या फिर ऋणावेशित की संख्या को रखें, बात एक ही होती है, अलग अलग से नहीं रखना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो हाँ, इसको उठा के अगर हम इसमें रखना चाहें तो अणुभार को हमने बताया कि भैया m डैश से व्यक्त कर लेते हैं, है नहीं। इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करो तो m/n बराबर क्या होने वाला है भाई, m/n, m मतलब कैपिटल M बटे कैपिटल N बराबर हो जाएगा हमारा m डैश बटे आवेश, m डैश बटे आवेश। अब कुछ चीज़ों समझ में नहीं आ रही होंगी आपको, कुछ चीज़ें देखो कैसे। इस E की जगह पर हमने रखा है m बटे आवेश, ये m डैश बटे आवेश, और ये वाला m डैश हमारा पहले से बना रहा। अब m डैश अणुभार को व्यक्त करता है, तो ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। फाइनली हमारा क्या बचेगा, m/n बराबर 1 बटे आवेश बचेगा। क्या बचेगा, 1 बटे आवेश। हमें अगर मोलरता निकालनी हो या नॉर्मलता निकालनी हो तो आवेश गुणे मोलरता हो जाएगा। क्या होगा भैया, आवेश गुणे मोलरता। बताओ बात क्लियर है ना। ये फिर एक बार लिख लो, n क्या होती है, नॉर्मलता होती है, और m क्या होता है, मोलरता होता है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से बातें आपके सारी समझ में आई होंगी। आप इसको फटाक से नोट कर लें या फिर कुछ समय लेके मतलब इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में अपना नोट करते चलिएगा, ठीक, कर लीजिए स्क्रीनशॉट। बात समझ में आई ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो हमारा मतलब रिलेशन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि मोलरता और मोल प्रभाज को हम कैसे कोरिलेट करें आपस में। मोलरता और मोल प्रभाज आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, वही चीज़ आपको समझाने वाले हैं। यानी ये संबंध नंबर हमारा 3 है, संबंध नंबर जो हमारा है वो 3 है। 3 में हम क्या बताने वाले हैं, सुनो। तो हमने कहा मोलरता और
मोल प्रभाज, मोललता और मोल प्रभाज में जो हमारा संबंध है अब हम उसे बताने वाले हैं। ठीक है, आपने अभी समझा कि मोललता क्या है, ठीक है, नहीं समझा तो एक बार हम और समझाने का प्रयास करते हैं। आप सुनिए, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की जो संख्या है वो मोललता कहलाती है। ठीक है, विलायक के 1 किलोग्राम में मोलों की संख्या जो है वो मोललता कहलाती है और इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यही तो बात बताई थी ना अभी। देखो, यानी स्मॉल m बराबर क्या होगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश इंटू कैपिटल W होगा, काहे में होगा भैया, kg में होगा, kg मतलब किलोग्राम में होगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट करें। दूसरी बात, मोल प्रभाज में हमने अभी आपको बताया था, इसी क्लास में बताया था शुरुआत में, क्या होता है सुनो। मोल प्रभाज का मतलब है भैया मेरे कि किसी विलयन में घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में घटक के मोलों की जो संख्या है और विलयन के मोलों की जो संख्या है, इन दोनों का अनुपात अगर हम देखेंगे तो वो मोल प्रभाज को व्यक्त कर लेता है। यही चीज़ आपको बताई है। देखो कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर देख लो। जैसे हमने कहा XA है, XA मतलब A मतलब विलेय, A मतलब विलेय। अगर नाप करना चाहोगे यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, आप जो है विलेय यहाँ पर लिख लो। क्या लिखोगे, विलेय लिखो। ठीक है, क्या फार्मूला बताया था, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही तो बताया था भाई, यही तो बताया था। ये समीकरण आप तो कर दो। दूसरी बात, x विलायक की अगर हम बात करें, x विलायक की बात करें तो कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये जो है कितना होगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। बात क्लियर है। समीकरण 2 और 3 को भाग कर दो, यानी 2 को 3 से भाग कर 2 को 3 से भाग कर लेंगे। ठीक है, यानी x जो विलेय है बटे हो जाएगा x विलायक पे। x विलेय बटे x विलायक हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी इनके तो बटे में आने वाली हैं, यानी स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N बटे कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही तो बनेगा। अब ये बटे के बटे में तो फिर पलटेगा, देखो कैसे पलटेगा, यानी x विलेय बटे x विलायक, x विलायक बराबर क्या होने वाला है, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N इंटू में स्मॉल n प्लस कैपिटल N बटे कैपिटल N। ये पूरी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, तो x विलेय बटे x विलायक होगा, x विलायक होगा। इतनी बात तो क्लियर हुई ना, यहाँ तक तो क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। देखो, स्मॉल n बटे कैपिटल N बनेगा ना, बाकी तो कैंसिल हो गया, यानी x विलेय बटे x विलायक। और इधर स्मॉल n को मैंने क्या कहा था भैया, स्मॉल n जो है वो विलेय के मोलों की संख्या होती है, और जो विलेय के मोल हो चाहे विलायक के मोल हो, कुछ भी हो, तो फाइनली ये कह लो कि मात्रा बटे अणुभार होता है। क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार होता है। तो मात्रा को, यानी विलेय की मात्रा है तो स्मॉल w से, और विलायक की मात्रा है तो कैपिटल W से। कैपिटल क्यों, यह विलेय हमेशा छोटा होता है विलायक की तुलना में, है ना, इसलिए चाहे कह लो, अपने समझने के लिए ये बात याद रखो कि छोटा मतलब छोटा W और बड़ा मतलब बड़ा W। ठीक। दूसरी चीज़, अणुभार को हमने कहा था m डैश से व्यक्त करते हैं। अब विलेय का है तो छोटा m डैश, और विलायक का है तो बड़ा m डैश, यानी स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश। ये बात समझ में आई ना। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं अगर देखो, स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश गुणे कैपिटल M डैश बटे कैपिटल W। ये तो बात क्लियर हुई होगी ना। ठीक है, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कर दीजिए। क्या करोगे भाई, गुणा करने का, गुणा मतलब दोनों पक्ष में करेंगे। तो हम देखो दोनों पक्ष में ऐसा कुछ करते हैं जो दोनों तरफ बिगड़ने ना पाए। 1000 से मैंने गुणा करी तो दोनों तरफ करी, ऐसा हाँ एक तरफ अगर कर देते तो हमारी वैल्यू कहीं ना कहीं गड़बड़ होती। दोनों तरफ गुणा कर दिया,
यानी एक्स मिले बटे एक्स विलायक गुणे में कितना 1000 बराबर में स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल एम डैश बटे कैपिटल डब्लू गुणे में कितना 1000। ठीक है ना बात। आगे समझो कुछ थोड़ा सा। अगर इस एम डैश को हम इधर लिख लें और 1000 को इधर लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। दिक्कत क्या है कि गुरुजी तो 1000 होगा और इधर हम लिख ले रहे हैं एम डैश को। ठीक है। अब आप इधर देखो ज़रा, ये जो केजी दे रखा था इस केजी को भैया मेरे अगर हम ग्राम में लिखें तो मैंने अभी बताया था केजी को हम ग्राम में अगर लिखते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। यही तो कहा था ना, कर दिया गुणा। अब ये समीकरण एक और इसको देखो, आप कुछ बन रहा है तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण एक से, समीकरण एक से ये चीज़ जो है यही तो मोललता है ना। तो एक्स मिले बटे एक्स विलायक और ऊपर 1000 इधर क्या होगा एम हो जाएगा। यानी इसकी जगह इस पूरे की जगह पर मैंने क्या लिखा एम लिखा और इनटू में भैया क्या चल रहा है एम डैश। यही तो बात है ना। यानी फाइनली हम अगर देखें एम बराबर तो एक्स मिले बटे एक्स विलायक, एक्स मिले बटे एक्स विलायक और ऊपर कितना है 1000। ठीक है। और ये जो एम डैश इस एम के गुणे में लिखा हुआ था तो उसको मैंने विलायक वाले के साथ में भेज दिया, बट यही तो होगा ना एम डैश। इस वाले सूत्र को अगर आप देखोगे ये वो बाईपास है मोललता से सीधे मोल प्रभाज पर और मोल प्रभाज से सीधे मोललता पर आप आ सकते हैं इजीली। मैंने जितने भी रिलेशन कराए हैं इन पर एक एक क्वेश्चन जरूर कराएंगे अभी। बाकी के न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर ख़त्म होने पर जो है कोई भी बुक जो आप बताएंगे उसकी एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जैसा बताओगे। यानी कि मेरे ख्याल से बहुविकल्पी से लेकर के और जितने न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे गए हैं गत 10 वर्षों का ये तरीका समझिए क्या है, हम क्या आपके साथ करना चाहते हैं। मैंने ये कहा भैया कि हम जो दिसंबर में कोर्स ख़त्म होने के बाद अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए थोड़ा सा गलत होता है। उस समय हमें चीज़ों को समझना चाहिए तब हम अनसॉल्व कर रहे होते हैं, हम समय को बर्बाद उस समय कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये जो अनसॉल्व वाली बात आती है कि अनसॉल्व में सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम चैप्टर वाइज, मैंने एनालिसिस सब कर लिया है बाकायदा, हैंड राइटिंग में अपने हाथ से लिखा हुआ है। आप जब चाहेंगे तब मैंने कहा ना ग्रुप पर आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और मैं उस पर चैप्टर ख़त्म होने के बाद पूरी PDF डाउनलोड कर दूंगा। और यहाँ जितने भी न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे वो गत 10 वर्षों में या पुराने कॉन्सेप्ट पर पूछे गए होंगे जो फाइनली NCERT को फॉलो कर रहे होंगे, उन्हीं पर सिर्फ काम करना है। ठीक है। क्योंकि ये आप सबको पता है कि NCERT क्वेश्चन को सिंपल वे में नहीं पूछ रहा है, आजकल घुमाऊ तरीके से पूछता है और छात्र उसमें विफल हो जाता है उसका आंसर करने में। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाक से इसको लिखें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर फिर आपको बताने का प्रयास करता हूँ, इस वाले छोटे एम को हम कहते हैं मोललता और ये जो बड़ा एम डैश है इसे कहते हैं विलायक का अणुभार। क्या कहते हैं भैया? विलायक का अणुभार कहते हैं। फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ बढ़ते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब कुछ देखिए, एक चीज़ थोड़ा और समझ के चलिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया, आंकिक प्रश्न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, सुनिए। इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं कुछ जो विशेषकर आंकिक प्रश्नों में अप्लाई होती हैं। क्या है सुनो। जैसे मोलरता की अगर हम बात करें तो इसे m से व्यक्त किया गया है
और W बटे M डैश गुणे V, यही तो है ना। अब हमारा अगर इस टॉपिक पर कोई भी भैया क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, बात समझे, तो उस क्वेश्चन में डाटा के आधार पर कोई चार घटक हैं, तो कोई 3 घटक आपको दे रखे होंगे। यानी इस फार्मूले में 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, है ना। 4 अवयव में कोई 3 अवयव आपको दे रखे होंगे। जैसे अगर हम बात करें, मान लो कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनमें मात्रा दे रखी है, आयतन दे रखा है, आपसे कह रहा है विलयन की मोलरता निकालिए, है ना। या फिर मोलरता दी गई है, मात्रा दी गई है। जब कंपाउंड होगा तो अणुभार आपको पता ही होगा, कैलकुलेट करेंगे। आयतन आपसे पूछ ले कितना होगा, है ना। या फिर अननोन कंपाउंड है, अज्ञात कोई यौगिक है और उसमें मोलरता दी गई है, मात्रा दी गई है, आयतन भी दे रखा गया है, आपसे अणुभार पूछ लेता है। यही तो बात है। यानी फाइनली हम अगर पहले तो 3 बातें निकल के आती हैं। यानी इसका जो प्रश्न बनेगा वो 3 तरीके का हो सकता है। या तो मोलरता दी होगी तो मात्रा पूछ ले, या मात्रा और ये तीनों दे रखे होंगे तो मोलरता पूछ लेगा, या फिर ये तीनों दे रखे होंगे आयतन पूछ लेगा। यही तो बात हुई ना। दूसरी बात अगर हम करें नॉर्मलता, अगर हमारा क्वेश्चन इस पर बनता है तब कैसे करते हैं, तो फिर वही चीज़ है भैया, नॉर्मलता को हम व्यक्त करते हैं n से। सूत्र बताया था W बटे E गुणे V, यही तो बताया ना। अब या तो नॉर्मलता दी होगी, मात्रा दी होगी, तुल्यांकी भार दिया होगा, आयतन पूछ लेगा आपसे। कुछ नया थोड़ी ना करेगा, कोई पैटर्न हो, NCERT हो, यूपी बोर्ड हो, रेफरेंस बुक हो, कोई भी किताब हो, है नहीं, यही पूछेगा। ये सब हम खूब एनालिसिस भैया करे हुए हैं। ऑफलाइन में लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस, यानी हमें 12 साल केमिस्ट्री पढ़ाते हो चुका है। कुछ टेक्निकल चीज़ों का अभाव होते हुए हम आप तक ये प्लेटफार्म नहीं शुरू कर पा रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा ये समस्या हमारी दूर होने वाली नहीं है, तो मैंने जिद पकड़ की। और कुछ बच्चों की, हमारे जो कुछ छात्र परिचित हैं, उनकी कुछ विशेष डिमांड भी थी कि सर आप भले ही वाइट बोर्ड पर शुरू कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना है हम पढ़ लेंगे। अभी भी कुछ हम समस्याएं हैं, हम समझ रहे हैं सारी समस्याओं को। जैसे वॉइस की प्रॉब्लम थोड़ी रहती होगी, फ़ैन लगा हुआ है, जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं तो फ़ैन तो चलेगा ही, अब उसकी थोड़ी सी साउंड इसमें जो है इन्वॉल्व हो रही है। अगर हम फ़ैन ऑफ करते हैं तो भैया गर्मी बहुत है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बार बार पसीना पोंछना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई मेरे प्रिय छात्रों, भाइयों बहनों, आप इसे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। यानी हमारे चैनल, आप अपने चैनल सपोर्ट करिए, थोड़ा आगे बढ़े, ताकि कुछ चीज़ों को हम अपडेट कर पाएँ और आप शायद क्लास बढ़िया लें, है ना। तो समझते हैं। तो अब ये 3 चीज़ें मान लो ना दी गई हैं, ये 3 चीज़ें दी गई हैं, तब हमसे नॉर्मलता पूछ लेगा, पूछेगा नहीं पूछेगा, ठीक है, यही बात है। आगे समझो, मोललता मतलब स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, मात्रा बटे स्मॉल m डैश इंटू कैपिटल W। कैपिटल W भैया क्या है, विलायक होता है। विलायक क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ घुलता है, वही तो विलायक है। विलेय क्या होता है, जो घुलता है, जो भी पदार्थ घुलता है उसे विलेय कह लेते हैं। इसमें भी वही हाल है भैया, कोई 3 चीज़ें दी होंगी, चौथी चीज़ आपसे पूछेगा। बात क्लियर। अब एक चीज़ सुनो, एक कोई ऐसा प्रश्न आए जिसमें मोलरता और नॉर्मलता दोनों आपसे पूछ ले, यही तो बात होगी। जब दोनों पूछेगा तो आप एक पर फार्मूला अप्लाई करिए, किसी एक पर फार्मूला अप्लाई करिए और किसी एक को रिलेशन से निकाल लो, यही तो बात। वही चीज़ अगर देखो इनमें रिलेशन रहेगा, इनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन आते हैं, आप परेशान मत होइएगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे। यानी मोलरता से सीधे मोलरता भी आप निकाल सकते हैं और मोलरता से मोलरता निकाल सकते हो। इन यहाँ से यहाँ जब जाना होगा, यानी हमें डिफरेंट यूनिट में जाना है, तब एक फैक्टर आता है जिसका नाम है भैया घनत्व। घनत्व क्या नाम है, घनत्व, है नहीं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान बटे आयतन, यानी आयतन दिया हुआ है तो विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हो, द्रव्यमान दिया हुआ है तो आयतन निकाल सकते हो। ये तब संभव है जब विलयन का घनत्व तो दिया गया होगा, है नहीं, ये तभी संभव है। और हम मोल प्रभाज की अगर हम बात कर लें, मोल प्रभाज की अगर हम बात कर लें तो मोल प्रभाज में मैंने फार्मूला आपको एक्स ए और एक्स बी कराए हैं, एक्स ए और एक्स बी, स्मॉल एन सॉरी एक्स बी है तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और एक्स ए है तो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अपडेट वर्जन थोड़ा देखें तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम डैश और स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम डैश प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम डैश, और यहाँ देखेंगे तो कैपिटल एम बटे कैपिटल एम सॉरी कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम डैश और स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम डैश प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम डैश, यही तो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ कैसे निकालते हो भैया, यहाँ दो चीज़ें हमें देनी होनी, मतलब दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। क्या पता हो, सुनो। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 25 ग्राम एथेनॉल जो है वो 50 ग्राम पानी में घुला है, 25 ग्राम एथेनॉल, बोले फार्मूला क्या C2H5OH सर है, ठीक है, पानी में घुला है, फार्मूला क्या है सर H2O है, यही तो है। तो अब ये दो चीज़ें हमें पता होगी, दोनों कंपाउंड है चूँकि, जैसे एथेल एल्कोहल या एथेनॉल कह लो या H2O कह लो, दोनों के हम अणुभार निकाल सकते हैं। अणुभार जब निकल आएंगे तो भैया काम तो इतने का ही है, देखो मात्रा बटे विलेय का अणुभार, मात्रा बटे विलेय का अणुभार, विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार, विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार और विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार। बस इसके अलावा भी कुछ करना है नहीं करना है, बिल्कुल निश्चित रहिएगा। आगे समझो, अगर मोललता से मोल प्रभाज पर आना है भाई, मोललता से मोल प्रभाज पर आना है तो रिलेशन आप 3 अप्लाई करेंगे। कौन सा अप्लाई करेंगे? तीसरे नंबर वाला जो रिलेशन मैंने बताया है उससे अप्लाई करोगे। मोलरता नॉर्मलता अगर पढ़नी है तो रिलेशन नंबर 2 अप्लाई करोगे, यानी इस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो 2 नंबर रिलेशन से हो जाएगा। दोनों चीज़ें जब एक ही सवाल में 2 चीज़ें पूछता है तो रिलेशन अप्लाई करोगे। एक ही सवाल में मोललता मोल प्रभाज का कुछ जिक्र होता है तो रिलेशन नंबर 3 अप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर विलयन की शक्ति और मोलरता पूछता है, विलयन की शक्ति और मोलरता, इन दोनों में से कोई एक पूछता है, कोई एक दे रखा होता है ना, तो आप रिलेशन नंबर 1 अप्लाई करोगे। बात क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा और समझते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझते हैं भैया। आप साधारण क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो नहीं मिलने वाला है, इसकी बात करें साधारण क्वेश्चन की बात करें तो नहीं मिलने वाला है। मिल भी जाए तो आपकी भाग्य है या हमारी भाग्य है। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हो, है ना। और ये सब आप पर भी निर्भर करता है, कुछ आपके मेहनत पर निर्भर करता है, कुछ हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। हम क्या करते हैं, हम आप तक क्या पहुंचाते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। जो साधारण क्वेश्चन आएगा वो तो पदार्थ की मात्रा यानी विलेय की मात्रा दी गई होगी, वो साधारण क्वेश्चन है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई होती है, देखिएगा ज़रा, जैसे कह दिया जाए 10% भारानुसार, 10% भारानुसार, ये आपसे बात क्वेश्चन में कही गई है। 5% द्रव्यमान आयतन अनुसार, द्रव्यमान आयतन अनुसार, तब आप क्या करते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा समझना है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट भैया ना क्वेश्चन में दे रखे होंगे, नहीं न्यूमेरिकल में दिए गए होंगे, और इनका यूज क्या होगा, तो इनका सिर्फ यूज इनमें होता है। मतलब क्वेश्चन में ये दे रखे होंगे, इनको अगर आप थोड़ा सा प्रसारित करेंगे तो क्या निकल के आता है, सुनो। अगर भारानुसार दे रखा है यानी द्रव्यमान प्रतिशत वाला हमें फार्मूला अप्लाई करना है। पूरा फार्मूला अप्लाई करके काम नहीं करना है, काम इतना करना है, ये आपको एनालिसिस करना होता है वहाँ से कि 10% दे रखा है। सुनो, हम एक करके बताते हैं आपको। 10% दे रखा है तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं तो, एक तो बात ये हम कह लें कि 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, 10/100। दूसरी बात ये हम कह लें कि अनुसार दे रखा है, भारा अनुसार, भारा अनुसार। हमारे अधिकांश बच्चे जब हम क्लास में, ऑफलाइन क्लास में अगर भारानुसार बोलते हैं तो बच्चे कॉपी में धारानुसार लिख लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है,
भार अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू वेट होता है। अब ये भार है तो जायज़ है किस में होगा भैया, ग्राम में होगा, होगा नहीं होगा। तो ये मान के चलो कि हमारा जो विलेन बना होगा वो 100 ग्राम होगा। क्या मानोगे आप, विलेन को क्या होगा 100 ग्राम। हमने शायद वीडियो नंबर 1 में भी बताया था कि कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, ठीक। तो विलेन हमारे पास जो भी दे रखा होगा वो 100 ग्राम होगा, और उसमें विलेय कितना घुला होगा, 10 ग्राम घुला होगा। यानी हम कह लें कि 10 ग्राम विलेय घुला है 100 ग्राम विलेन में, तो विलेन की मात्रा निकल आई 100 ग्राम, निकल आई ना, और विलेय की निकल आई 10 ग्राम। तो बस इस चीज़ का मतलब ये है, और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ऐसे ना लिखें सर, तो कैसे लिखेंगे, फिर ये भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, देखो 10% धारा अनुसार विलेन का तात्पर्य है, विलेन का तात्पर्य यह है कि 10 ग्राम पदार्थ। अब पदार्थ जैसे हमने अननोन कंपाउंड यहाँ पर लिया था, तो पदार्थ है ना, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, घुला है 100 ग्राम विलेन में। कहाँ घुला है, 100 ग्राम विलेन में भैया घुला है। या तो आप ये बात लिखें कॉपी में, या फिर ये कॉन्सेप्ट लगाएं। बोर्ड में क्या करते हो कोई मतलब नहीं, उसका आंसर चाहिए वहाँ पर। वही चीज़ इधर भी है। इधर का मतलब देखो, जैसे द्रव्यमान आयतन लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो क्या है, जैसे 5% मैंने लिखा था, तो 5% का मतलब है ये W/B लिखा हुआ है। इसकी बात कर लें तो W/W लिखा हुआ है। W/W मतलब दोनों ही ग्राम में रहेंगे। W/B का मतलब 1 ग्राम में एक आयतन में रहेगा। अब आयतन काहे में रहेगा, छोटी यूनिट ml होती तो ml में रहेगा, जब स्वाभाविक बात है नहीं। 5 क्या लिखोगे, 100, यानी विलेन हमारा कितने ml होगा, 100 ml होगा। कोई भी विलेन दे रखा होगा, जरूरी थोड़ी ना कि यही विलेन हम जो बता रहे हैं। 100 ml विलेन में विलेय कितना घुला होगा भैया, तो 5 ग्राम घुला होगा। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने कहा 5% द्रव्यमान आयतन का मतलब ये होता है कि 5% मतलब परसेंट हटाओ, 5/100 लिख लो, परसेंट ही तो 1/100 होता है, 5/100। तो विलेन जो 100 ml होगा उसमें 5 ग्राम हमारा विलेय घुला होगा। विलेय मतलब जो पदार्थ होगा हमारा, यौगिक होगा कोई ना कोई, वो घुला होता है। अब इसी बात को फिर इधर लिख सकते हो ऐसे ही, कोई दिक्कत है। अगर नोट करने की ज़रूरत हो, आपको लगता है कि हमारे लिए आवश्यक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट कर दो। अब कुछ कराते हैं भाई मेरे आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल जिन्हें आप कहते हो। इंटरमीडिएट के बच्चों को केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 2 ही चीज़ों से डर लगता है। पहली बात है न्यूमेरिकल, और दूसरी बात होती है रिएक्शन। न्यूमेरिकल और रिएक्शन, डर लगना भी चाहिए। क्यों लगना चाहिए बताते हैं। इन दोनों का ही हमारे बोर्ड में वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। MP हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी स्टेट है, अगर हिंदी मीडियम जहाँ भी चलता है, NCERT पैटर्न हर स्टेट में लागू हो चुका है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से भाई मेरे आप सब के लिए आवश्यक है नहीं, कोई प्रदेश की बात नहीं है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से जो वीडियो आपको मिल रहे हैं, इस पर जो कंटेंट मिलेगा, थोड़ा क्वालिटी तो हम मानते हैं कि हम खुद एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को कमज़ोर है, लेकिन क्वालिटी मतलब जैसे बोर्ड हमारा अभी सफ़ेद बोर्ड है भैया, मार्कर से लिख रहे हैं, कपड़े से बिगाड़ रहे हैं, तो ये क्वालिटी नहीं है। लेकिन पढ़ाने में जो क्वालिटी है, पढ़ाने की जो क्वालिटी है, उसमें हम 150% आपको देने, 110% नहीं, 150% देने को तैयार हैं।
आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से पढ़ सकते हैं। पूरा बिल्कुल हम एग्री हैं हर तरीके से पढ़ाने के लिए। बस आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, एक विनम्र निवेदन भी है, कह सकते हैं। तो आंकिक प्रश्न करते हैं, और आंकिक प्रश्न करने में क्या है, देखो हम ये चाहेंगे कि जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं इधर, मोलरता, नार्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, 4 हमारे मेन टॉपिक, इन पर हम एक एक क्वेश्चन जरूर कर लें, ठीक। तो देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, 4 टॉपिक हैं और क्वेश्चन जो करेंगे साधारण से शुरू होकर यानी 0 से लगा के हाई तक थोड़ा करते हैं, ठीक। बाकी क्लास होने हमारा कोर्स जब ख़त्म होगा, यानी जो चैप्टर है हमारा विलयन ख़त्म होगा, उसके बाद की लगभग 2 क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की मिलने वाली होंगी, है ना। सब पर मिक्सअप यानी मिक्सर मिलेगा आपको, मिक्स न्यूमेरिकल मिलेगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब आप कहोगे सर अगला वीडियो अगला चैप्टर शुरू करिए, तब शुरू करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। पहला न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, जैसे आपसे कह दें कि 5 ग्राम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम 5 ग्राम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड घुला है 250 ml विलेन में। कहाँ घुला है? 250 ml विलेन में घुला है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया। अभी बहुत साधारण क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप पढ़े नहीं वो बात अलग, थोड़ा सा लग रही होगी आपको, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते समय 2 ही चीज़ों पर ध्यान रखना है, एक तो विलेय और दूसरा विलायक, है ना। अब विलायक है तभी तो विलेयन बनेगा। देखो 5 ग्राम अमोनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या होगा बच्चा? NH4OH होगा, NH4OH होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। घुल कितने में रहा होगा? तो 250 ml विलेन तैयार हुआ है, ये नहीं कहा गया है कितने में घुल रहा होगा। हमें उससे कोई मतलब भी कहाँ है, हमें तो मतलब विलेन और विलेय से रहता है। देखो तो विलेय को हमने कहा स्मॉल w से व्यक्त करते हैं। काहे से व्यक्त करते हैं? स्मॉल w से। विलेय की मात्रा जो है ना स्मॉल w से उसको हम व्यक्त करते हैं। कितनी दे रखी है भाई मेरे? 5 ग्राम दे रखी है, ठीक है। अब हम निकालते हैं विलेय का अणुभार। अणुभार को हमने कहा m' से व्यक्त करते हैं। फार्मूला बच्चा क्या है? NH4OH है। फार्मूला क्या है? NH4OH है। थोड़ा आगे बढ़ते ही देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं भैया, आप पढ़ के जाइए, मज़ा आएगा, ठीक। नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 14 होता है। परमाणु क्रमांक 7 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। हाइड्रोजन पूरे आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है जो न्यूट्रॉन लेस होता है, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और 1 5, तो 5 हो जाएगा टोटल, होगा नहीं होगा। दूसरी बात अगर हम करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार बच्चा होता है 16। क्या होता है? 16 होता है। तो 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 और 6 25 हो जाएगा। 25 और 10 35 हो जाएगा, ठीक है। अणुभार निकल रहा है। अब एक चीज़ समझो कि इसका मात्रक क्या होगा? आपने शायद पहली बार सुना होगा। अणुभार का मात्रक क्या होगा भैया? तो ग्राम प्रति मोल होगा। क्या होगा? ग्राम प्रति मोल होगा। ये चीज़ें पूछ लेता है। अणुभार निकल आया। दूसरी बात, विलेन का आयतन कितना दे रखा है? 250 ml दे रखा है। विलेन का आयतन कितना है? 250 ml है। अब एक चीज़ सुनो, ml को लीटर में बदलो या फिर न बदलो। वैसे हमारा जहाँ तक मानना है कि कैलकुलेशन एक बार करें, बार बार कैलकुलेशन का मतलब है कि हम एक बार करते हैं, यानी मोलरता सूत्र से। मोलरता सूत्र से सूत्र क्या पढ़ाया था? m बराबर W/m' V। मैंने कहा अगर ml में रखते हो तो ऊपर 1000 से गुणा कर लेते हैं, यही तो बात है ना। तो W कितना है भैया? 5 ग्राम है। m कितना है? तो m है हमारा 35 और V कितना है भाई? 250 है और ऊपर कितना है? 1000 है। अगर इस 250 से इस 1000 को काटोगे 4 बार कटेगा ना भाई मेरे, कटेगा ना 4 बार। 250 चक्कू 1000 होता है। इधर की बात करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। बटे में भैया कितना होगा? 35 होगा, होगा ना।
5 से फिर कटेगा ये, 5 चौके 20 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 4 बटे कितना भाई मेरे हो जाएगा 7। अब यानी 7 से हम कितने को भाग करेंगे 4 से, तो 0.0 लगाएंगे, 7 बचे कितना होगा 35 होगा, बचेगा कितना 5, यानी 7 सत्ती कितना होगा 49 होगा। तो फाइनली हम ये कह लें 0.57 आ गया ना। मात्रक मैंने मोलता का क्या बताया था, ग्राम नहीं मोल प्रति लीटर, क्या बताया था, मोल प्रति लीटर बताया था। बताइए समझ में आया नहीं आया आपको, एकदम समझ में आया? ठीक, फटाक से आंसर लिखिए, इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया ना स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको हम घर के लिए दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आप करके आएंगे। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 400 ml विलयन में घोला गया है तो विलयन की नार्मलता मोलरता पहले लिख लो, कोई मतलब नहीं इसका। विलयन की मोलरता, नार्मलता व विलयन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप करेंगे इसे। भैया एक बार फिर से सभी से निवेदन है, प्यारे साथियों, बच्चों, सभी से निवेदन है, सुनिए, ये चैनल आपका है, बरौलिया केमिस्ट्री क्लासेस, ये चैनल आपका है। आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भैया ना भूलिए। ये थोड़ा सा सपोर्ट आप करिए और ये हमें एक अगला कदम बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, सभी को नमस्ते। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हमारा वीडियो नंबर 3 होगा। ठीक है, और एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे हम, भाई इस वीडियो यानी वीडियो नंबर 2 को देखने से पहले आप वीडियो नंबर 1 को ज़रूर देखिए। ठीक है, और उसके बाद 2 देखिए, 2 को बाद में 3 देखिए, 3 के बाद में 4 देखिए। जब आप कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी रखेंगे, यानी एक सीरीज वे में आप चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हम 200% जिम्मेदारी लेते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, एक बार पुनः सभी को नमस्ते।